इजरायली हमले से एक बार फिर से बेरूत दहला है। आधी रात बेरूत के दक्षिण में बमबारी हुई है। तेज आवाज से पूरा का पूरा इलाका दहल गया। तस्वीर आप देखिए, मारा गया हथियार डिवीजन का सलाहकार मोहम्मद यूसुफ अनीसी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे लेबनान की राजधानी, जहां पर रात भर इजराइल की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। दक्षिणी बेरूत में इस हमले को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि जो हथियार डिवीजन का सलाहकार है मोहम्मद यूसुफ अनीसी, वो इजराइल के इस हमले में मारा गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, बेरूत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर निशाना साधा गया है। यह देखिए, बेरूत का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उस पर भी हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भी निशाना साधा गया है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बेरूत की, जहां पर लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, इजरायली एयरफोर्स की तरफ से हमले जारी हैं। और ये जो आप धमाका देख पा रहे हैं, ये दरअसल जो बेरूत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेरूत में रात भर दर्जनों हवाई हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह के होने वाले नए चीफ को भी टारगेट पर लिया गया। हिजबुल्लाह के नए चीफ होंगे हाशिम साफुद्दीन, और उनको भी टारगेट पर लिया गया है। यानी कि जिसके लिए यह कहा जा रहा है कि नसरल्लाह की मौत के बाद अब हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया जाएगा हाशिम सैफुद्दीन को, उसे भी इजराइल खत्म करना चाहता है, टारगेट पर लिया गया। तो आज का दिन अरब महासंग्राम और इजराइल संहार के जिहाद का दिन बन सकता है, क्योंकि अरब में दो बड़े घटनाक्रम होने वाले हैं। करीब 5 साल के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई जुमे की नमाज अदा करने वाले हैं। पिछली बार जब खामनेई ने ऐसा किया था तो अमेरिकी बेस दहल उठे थे, और इस बार आशंका है कि इजराइल पर सबसे बड़ा हमला होने वाला अभी तक का। उधर इजराइल ने भी ईरान के जिहाद प्रोग्राम को एक झटके में खत्म करने का प्लान रेडी कर लिया है। यानी बहुत बड़े नरसंहार की आशंका मंडरा रही है। रूस सहित अरब के कई देश ईरान और लेबनान के समर्थन में उतर आए हैं, और इजराइल के साथ G7 देश खड़े हो गए हैं। आप देखिए अरब का शुक्रवार कितना विध्वंसक हो सकता है। इजराइल पर ईरान के हमलों के बाद यह निश्चित हो गया कि अब अरब के दो सबसे बड़े दुश्मनों का महासंग्राम तय है। दो और 3 अक्टूबर को हुए कई घटनाक्रम और 4 अक्टूबर को होने वाला सबसे बड़ा घटनाक्रम इसके साफ साफ संकेत हैं। ये संकेत अरब से लेकर अमेरिका तक के कुछ नामचीन और शक्तिशाली चेहरों से मिले हैं। पहला चेहरा है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई, जो शुक्रवार को विध्वंसक घोषणा करने वाले हैं। दूसरा चेहरा है हिजबुल्लाह का मारा जा चुका प्रमुख हसन नसरल्लाह, जिसका अंतिम संस्कार शुक्रवार को होगा। तीसरा चेहरा है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने ईरान सहित कई फ्रंट पर हमले की प्लानिंग कर ली है। चौथा चेहरा है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन्होंने इजराइल के पलटवार को समर्थन दे दिया है। पांचवा चेहरा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने ईरान को खुला समर्थन दे दिया है। अक्टूबर 2024 यानी शुक्रवार अरब महासंग्राम का निर्णायक दिन साबित हो सकता है। शुक्रवार को महासंग्राम की घोषणा का सबसे बड़ा दिन तेहरान के लिए है।
1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला होते ही तेहरान की सड़कों पर जश्न मनाया गया। इजराइल के हमले में मारे गए हसन नसरल्ला का प्रतिशोध पूरा होने पर लोग नसरल्ला की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतर आए। शुक्रवार को तेहरान में सबसे बड़ा घटनाक्रम है जुमे की नमाज। तेहरान में 4 साल 10 महीने बाद सुप्रीम लीडर अली खामनेई जुमे की नमाज अदा करा रहे हैं। इसके साथ ही नसरल्ला की नमाज जनाजा भी खामनेई की अगवानी में हो रही है। इससे पहले खामनेई ने 6 जुलाई 2020 को IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा कराई थी। 8 जुलाई 2020 को ईरान ने अमेरिका के सीरिया बेस पर 2 मिसाइल हमले किए थे। माना जा रहा है कि ये अरब में महारक्तपात वाला शुक्रवार हो सकता है। ऐसी आशंकाएं इसलिए भड़क रही हैं क्योंकि खामनेई नमाज के बाद बड़ा ऐलान कर सकते हैं। खामनेई नसरल्ला के प्रतिशोध में इजराइल से युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। अरब के सभी प्रॉक्सी संगठनों से इजराइल पर हमले कराए जा सकते हैं। हिजबुल्ला इजराइल पर सरप्राइज हमला शुरू कर सकता है। संकेत ऐसे हैं कि इस बार अरब की जंग सिर्फ सीरिया, ईरान, लेबनान, यमन और इराक तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि अब तक गाजा युद्ध के समाधान समर्थक अरब के देश भी जंग में एक्टिव हो सकते हैं। तो फिलहाल फिलिस्तीन के समर्थन में अरब के शिया बहुल देश ही इजराइल और उसकी सेना पर हमले कर रहे हैं और इनका लीडर है ईरान, क्योंकि ईरान इजराइल को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम में सबसे बड़ा बाधक है। ईरान की अमेरिका से भी पुरानी दुश्मनी है और इसलिए इजराइल पर हमले कर रहा है। दूसरा देश है यमन। यहां से सबसे बड़ा शिया मिलिटेंट संगठन हूती हमले कर रहा है। यमन में सरकार से ज्यादा बड़े क्षेत्र पर हूती का कब्जा है। हूती ईरान के समर्थन से चलने वाला संगठन है। और तीसरा देश है सीरिया। यहां की असद सरकार अमेरिकी नीतियों और उसके मददगारों के खिलाफ है। अमेरिका के धुर विरोधी रूस का इस देश में बड़ा प्रभाव है। ईरान समर्थक शिया मिलिटेंट संगठन सीरिया से लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। चौथा देश है लेबनान। यहां पर सरकार से ज्यादा मजबूत हिजबुल्ला है और हिजबुल्ला ईरान के समर्थन से चलता है, यानी जो इशारा दिया जाएगा वही करता है। पांचवा देश है इराक, जहां से अमेरिका के खिलाफ शिया प्रॉक्सी गुट हमले कर रहे हैं। ये सभी गुट ईरान के समर्थन और उसके हथियारों के दम पर ही जंग लड़ते हैं। दूसरी तरफ अरब के सुन्नी बहुल देश हैं। सऊदी अरब जो कि गाजा में युद्ध विराम चाहता है क्योंकि ये अमेरिका का समर्थक देश है। इधर सऊदी अरब को अमेरिका से हथियार आपूर्ति होती है और हूती के साथ इसकी जंग है। हूती से बचने के लिए सऊदी अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर है पूरी तरह से। सुरक्षा के लिए अमेरिका के 2 सैन्य बेस सऊदी अरब में चल रहे हैं। दूसरा देश है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। यह भी अमेरिकी खेमे का देश है। पश्चिमी देशों और US के साथ UAE के कारोबारी रिश्ते हैं। UAE के धाफरा में अमेरिका का एयरबेस है। तीसरा देश है कतर। यह मध्यस्थ की भूमिका में है, लेकिन इसके भी कारोबारी हित अमेरिका से जुड़े हुए हैं। कतर के अल उदैद में भी अमेरिका का एक एयरबेस है। अरब के देश ओमान के भी कारोबारी हित अमेरिका से जुड़े हुए हैं। ओमान के तुमारित में भी अमेरिकी एयरबेस है। अगला देश है कुवैत, जिसके पश्चिमी देशों के साथ काफी अच्छे संबंध है। यहां भी अमेरिका के 3 सैन्य बेस हैं। लेकिन लेबनान पर हमले के बाद इन देशों का स्टैंड बदल रहा है। मिस्र के काहिरा में 2 अक्टूबर को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक हुई। GCC में 6 देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE हैं। काहिरा की बैठक में इन देशों ने इजराइल के खिलाफ लेबनान का समर्थन किया है। इसके साथ ही गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग की गई है।
अब तक अमेरिकी प्रभाव के चलते इजरायल के युद्ध पर मौन या तटस्थ रहने वाले अरब के देशों पर भी दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि इजरायल का प्लान है कि शुक्रवार को एक और बड़ा कदम उठाया जाए। शुक्रवार को हसन नसरल्ला का अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस्माइल हानिया की तरह ही लाखों लोग इसमें शामिल होंगे। रिपोर्ट है कि इजरायल इस जनाजे की भीड़ को निशाना बना सकता है। इजरायल नसरल्ला के जनाजे पर बम वर्षा कर सकता है, क्योंकि वो सुलेमानी की तरह नसरल्ला को शहीद नहीं बनने देना चाहता। नसरल्ला की शहादत के नाम पर ईरान जिहादी फौज खड़ी करने का प्लान बना रहा है। इजरायल के इस प्लान को अमेरिका से भी समर्थन मिल चुका है। 2 अक्टूबर को इटली में G7 देशों की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में इजरायल को समर्थन दिया गया। G7 देशों ने कहा कि इजरायल को ईरान पर हमले का अधिकार है। समीकरण ऐसे बन चुके हैं कि इजरायल के समर्थक देश और अरब के सुन्नी बहुल देश भी टकरा सकते हैं। इजरायल के समर्थन में अमेरिका सहित यूरोप के ईसाई देश खड़े हो गए हैं और लेबनान के समर्थन में अरब के मुस्लिम देश आ चुके हैं। शुक्रवार को ईसाई और यहूदी देश इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों का जिहाद शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान से मिसाइल हमले का वीडियो जारी हुआ है। अंडरग्राउंड गोदाम से निकाली है मिसाइल, ट्रक से निकाला मिसाइलों का जखीरा। 1 अक्टूबर की रात इजरायल पर हमले का जो वीडियो है, अंडरग्राउंड जो मिसाइल डिपो है वहां से कैसे मिसाइल को निकाला गया और इसके बाद ईरान से मिसाइल लॉन्च की गई। अब यह वीडियो भी जारी किया गया ईरान की तरफ से, कैसे उसने इजरायल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल से 1 अक्टूबर को जिस हमले को अंजाम दिया था, अब वो तस्वीरें सामने आ गई। और इस बीच वीडियो से इजरायल का बड़ा दावा, हिजबुल्लाह की खुफिया यूनिट पर हमला किया गया है। खुफिया विंग का मुख्यालय बम से तबाह किया गया। बेरूत में हिजब का सीक्रेट ठिकाना तबाह हुआ। TV9 भारतवर्ष पहला भारतीय न्यूज चैनल है जो लेबनान के वॉर जोन में पहुंचा हुआ है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी उस जगह से रिपोर्ट भेज रहे हैं जहां पर इजरायली सेना लगातार भीषण बमबारी कर रही है। TV9 भारतवर्ष के कैमरे में विनाश की जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं वो डराने वाली हैं। इस वक्त लेबनान की राजधानी बेरूत के कई इलाके खंडहर बन चुके हैं। सबसे भयावह तबाही बेरूत के दाहिया में हो रही है। आप देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 15 से 16 मंजिला, ये जमींदोज हो चुकी है। इस जंग का कि अब यहाँ पर सिविलियन एरियाज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बादी नजर आ जाएगी। यह वही इलाका है जिसे इलाका माना जाता है हिजबुल्लाह का। इजराइल लेबनान में जिस जगह पर विनाश की बरसात कर रहा है वहां TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर पहुंच चुके हैं। TV9 भारतवर्ष इकलौता हिंदी न्यूज चैनल है जो लेबनान वॉर जोन में पहुंचा है। ये आलम है इस समय यहाँ पर इस जंग का कि अब यहाँ पर सिविलियन एरियाज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। बेरूत समेत पूरा लेबनान विनाश की भयावह आग में किस तरह जल रहा है, आज TV9 भारतवर्ष वॉर जोन से इसकी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा है। इजरायल ने बेरूत समेत पूरे दक्षिणी लेबनान में फिर से भीषण बमबारी की। इस बार हमला हवा के साथ साथ समंदर से भी हुआ। मिसाइलों की बरसात की गई।
दक्षिणी लेबनान में इजराइल की नई बमबारी में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। करीब 50 इमारतों के तबाह होने की रिपोर्ट है। इजराइल ने सबसे विध्वंसक हमले हिजबुल्लाह के गढ़ बैरूत के दाहिया में किए। दाहिया में इजराइल ने एक के बाद एक 4 राउंड में विस्फोट किए। हमले में हिजबुल्लाह से जुड़ी इमारतें बर्बाद हो गई। इजराइल ने बैरूत के हेल्थ अथॉरिटी सेंटर को भी टारगेट किया। इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बैरूत के अल मशरफिया में इजरायली हमले में बहुत बड़ी तबाही हुई है। बैरूत के ही अल बशोरा में एक रिहायशी इमारत मलबा बन गई। बैरूत के ही हरेत इलाके में एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। एक 15 मंजिला इमारत पूरी तरह से जल गई। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के अल हदात में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को ध्वस्त कर दिया। इजराइल के मुताबिक बेका में उसने एक साथ 9 टारगेट को समाप्त कर दिया। इजरायली सेना ने पहले बैरूत के कई इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद मिसाइलों और फास्फोरस बम से जबरदस्त हमले किए। फास्फोरस बम से हमला करने पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके इजराइल पर फास्फोरस अटैक करने का आरोप है। इजराइल लेबनान में पहली बार एक साथ 3 फ्रंट से हमले कर रहा है। जल, थल और नभ से हिजबुल्लाह पर जबरदस्त वज्रपात किया जा रहा है। इजराइल ने पहली बार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भूमध्य सागर से विध्वंसक हमले किए। इजरायली सेना ने अब लेबनान में समुद्र से भी हमले शुरू कर दिए। लेबनान में भूमध्य सागर से बमबारी हो रही है। 24 घंटे के अंदर इजरायली वॉरशिप ने लेबनान में मिसाइलें दागकर जबरदस्त तबाही मचाई। बैरूत में इजरायली युद्धपोत ने कई जगहों पर गैब्रियल मिसाइलों से हमला किया। आईडीएफ के मुताबिक बैरूत में कुछ ही घंटों के अंदर 40 गैब्रियल मिसाइलें फायर की गई। इजराइल के हमले में सिर्फ बैरूत के अंदर 46 लोग मारे गए। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी लेबनान के वॉर जोन में पहुंच चुके हैं। इजराइल के हमले से बैरूत किस तरह से बर्बाद होता जा रहा है, टीवी 9 के कैमरे पर इसकी बहुत ही भयावह तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। मैं इस समय जहां मौजूद हूं ये बैरूत का हेरेट इलाका है और अगर आप ये देखें अभी थोड़ी देर पहले यहां पर एयर स्ट्राइक्स की गई थी और अभी का आलम ये है कि चारों तरफ आपको यहां पर इन बिल्डिंगों को आप देखेंगे कि ये खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। थोड़ी देर पहले इजराइल ने इन्हीं इलाकों के अंदर अटैक किए हैं और इजराइल ने कह दिया है कि इन इलाकों को जल्द से जल्द खाली कर दे, सिविलियन इलाकों से निकल जाएं। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 15 से 16 मंजिला, ये जमींदोज हो चुकी है और अभी का आलम यहाँ पर यह है कि अभी इजराइल की तरफ से बड़ी एयर स्ट्राइक्स यहाँ पर अंजाम दिए जा रहे हैं। इजराइल लेबनान सेना की सीधी भिड़ंत शुरू हो गई है। आईडीएफ जवानों पर लेबनान की सेना ने गोली चलाई है। लेबनान के 2 सैनिकों की मौत से भड़की है सेना। इजरायली सेना की गोली से 2 सैनिक मारे गए हैं। तो अभी तक आप देखिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी तक हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच में युद्ध हो रहा था, लेकिन अब लेबनान की सेना और इजराइल की सेना की आमने सामने की जंग शुरू हो गई है। और इजराइल की सेना की तरफ से जो गोलीबारी की गई, इसमें 2 लेबनानी सैनिकों की मौत की खबर आ रही। और एक और बड़ी खबर, इजराइल ने फिर से हिजबुल्लाह का हमला किया है। उत्तरी इजराइल में कई जगहों पर धमाके किए गए। हिजबुल्लाह ने 43 रॉकेट से हमले को अंजाम दिया। इधर गाजा, लेबनान के बाद अब इजराइल ने सीरिया में भी जबरदस्त बमबारी की है। जैसे हालात बन चुके हैं उससे साफ है युद्ध का एक नया फ्रंट अरब में खुल चुका है। इसके पीछे बेंजामिन नेतन्याहू की एक सटीक रणनीति है। दरअसल सीरिया में हमला करके हिजबुल्लाह का सप्लाई रूट ब्लॉक करना चाहता है इजराइल, और साथ ही अमेरिकी सैन्य बेस पर हो रहे हमले भी रोके जा सकते हैं। लेकिन इस बमबारी में रूस से टकराव बढ़ सकता है, क्योंकि सीरिया में मौजूद
रूसी बेस पर भी कुछ बम गिरे हैं। अब रूस तमतमाया हुआ है, जो ईरान के साथ मिलकर इजराइल अमेरिका के खिलाफ विध्वंसक ब्लूप्रिंट बना सकता है। जैसे लेबनान दहला, वैसे ही सीरिया में भी बारूदी बवंडर आया और इसके पीछे इजराइल है, जिसने सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये इजराइल का नया ब्लूप्रिंट है, जिसमें वो एक एक करके उन तमाम जगहों पर हमले करेगा जहां ईरानी प्रॉक्सी के ठिकाने हैं। जिसमें पहले हमास पर हमले किए, फिर लेबनान में बमबारी की, उसके बाद सीरिया में अटैक किया, अब यमन और इराक में भी हमले कर सकता है। इजराइल ने कुछ घंटे पहले सीरिया में हमले किए और वो कितने विध्वंसक थे, ये उसी की तस्वीरें हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में कई जगह बम गिराए गए। पश्चिमी दमिश्क के अल बेज्जा की एक इमारत को जमींदोज कर दिया। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में एक IRGC की सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। ये उसी इमारत का मलबा है जिसे बमबारी में गिरा दिया गया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों ही अल कुद्स फोर्स के कमांडर बताए जा रहे हैं। इसमें से एक नसरल्लाह का दामाद भी था। मारे गए शख्स का नाम हसन कासिर है। हसन कासिर इजराइल के गोलन हाइट्स मिलिट्री पोस्ट पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। कुछ दिन पहले हसन कासिर का भाई भी बैरूत में इजराइल के एयर स्ट्राइक में मारा गया था। बताया जाता है कि हसन कासिर और उसका भाई हिजबुल्लाह को फंडिंग भी करते थे। ये ठीक उसी तरह का हमला था जैसे लेबनान में किए गए। अंदेशा है इजराइल ने सीरिया में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया, जिसने तबाही मचा दी। सीरिया में पिछले 48 घंटे से हमले जारी हैं। ईरानी प्रॉक्सी के अलावा रूसी बेस पर भी हमले किए गए। इजराइल ने रूसी बेस पर हमले इसीलिए किए क्योंकि वहां पर रूस से आए हथियार मौजूद थे, जिन्हें ईरानी प्रॉक्सी को सप्लाई किया जा रहा था। दरअसल इजराइल हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन को काटना चाहता है, जिससे हिजबुल्लाह तक रसद और हथियार ना पहुंचे। अभी रूस से ईरान हथियार और रसद पहुंच रहे हैं, जो ईरान से इराक पहुंचाए जाते हैं, फिर आगे सीरिया होते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर भेजे जाते हैं। इस बीच लेबनान में इजराइल बमबारी कर रहा है, इसलिए हथियार सप्लाई रुकी हुई है। इसलिए उन्हें दमिश्क में रूसी बेस पर रखा गया था। ये रूसी बेस पर बमबारी का वीडियो है। हमले के दौरान तेज धमाका हुआ और कई फीट ऊंची आग की लपटें उठने लगी। कई घंटे तक इसी तरह आग जलती रही। कई रॉकेट रूसी मिलिट्री बेस के पास भी गिरे। इसके अलावा दमिश्क के जबले टाउन में भी भीषण बमबारी की गई। रिहायशी इलाकों पर बम गिराए गए। दरअसल मोसाद का इनपुट था कि ईरानी प्रॉक्सी इसी जगह छिपे हैं, इसलिए बम गिराकर उनके मंसूबों को रौंद दिया। इसके अलावा कई हथियार गोदाम उड़ा दिए। ईरान ने दावा किया है कि हमलों के पीछे अमेरिका और इजराइल है, जो अरब में सारे समीकरण बदल देना चाहते हैं। अब इसकी वजह भी समझिए, अमेरिका और इजराइल ऐसा क्यों करना चाहते हैं। हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई पर रोक लगाई जा सके, सीरिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी के ठिकाने तबाह हो सके, अरब में रूस को कमजोर किया जा सके, ईरान और रूस के गठजोड़ को तोड़ा जा सके। क्योंकि अरब में सीरिया में रूस के मिलिट्री बेस हैं, युद्ध की स्थिति में वो सीरिया से ईरानी प्रॉक्सी को मदद पहुंचा सकता है और अमेरिका रूस से सीधा टकराने से बचेगा। इसीलिए सीरिया में हमले करके रूस की रसद और उसके दायरे को रोकने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि इजराइल ने गोलन हाइट्स पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। एक तरफ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है, दूसरी तरफ गोलन हाइट्स से सीरिया पर मिसाइल और बम बरसाए जा रहे हैं। रूसी बेस पर बमबारी होने से इजराइल रूस में टकराव बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक इजराइल ने रूसी बेस पर हमले का दावा नहीं किया है, बल्कि इजराइल इसे ईरानी प्रॉक्सी संगठन अल कुद्स फोर्स पर हमले बता रहा है। हालात गंभीर होते जा रहे हैं, इसलिए अमेरिका ने सीरिया, इराक के अलावा अरब में अपने मिलिट्री बेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हो सकता है ईरान वहां हमला कर दे। साथ ही लाल सागर में हूती के हमले रोकने के लिए उसने लाल सागर के पास पड़ने वाले बेस को वॉर रेडी कर दिया है।
जिन बेस को अलर्ट मोड पर डाला है उनके नाम है जॉर्डन में उसके 2 बेस हैं जहां 3000 सैनिक हैं, जबकि सऊदी अरब में 5 बेस पर 3000 सैनिकों की तैनाती है। बहरीन में 3 बेस जहां 7000 सैनिक तैनात हैं। इसी तरह कतर में 1 बेस जहां 13000 सैनिक हैं, जबकि यूएई में 3 बेस पर 5000 सैनिक, ओमान में 6 बेस और 600 सैनिक तैनात हैं। कुल मिलाकर अमेरिका के 30,000 से ज्यादा सैनिक तैयार हैं। इसके अलावा अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी में अपने युद्धपोत लगा दिए हैं, जिससे एक साथ ईरानी प्रॉक्सी के हमलों को रोका जा सके और इजराइल के लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के अलावा सीरिया में तबाही मचाने में कोई रुकावट न आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक और बड़ी खबर इजराइल के हमले से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। टारगेट पर नसरुल्लाह का भाई हाशिम सैफुद्दीन। मारी जे इलाके में बंकर बस्टर बम से हमला किया गया। वेपर डिवीजन का सलाहकार अनीसी भी इस हमले में मारा गया है। और एक और बड़ी खबर, लेबनान के बेरूत में लगातार 3 धमाके। दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह किया गया। आईडीएफ ने कई इमारतों को निशाना बनाया है एक साथ। ये देख रहे हैं। तो रूस यूक्रेन जंग में अभी तक का सबसे विध्वंसक मोड़ आ गया है, क्योंकि 48 घंटे पहले क्रेमलिन ने एक वार्निंग दी और 48 घंटे पूरे होने के साथ ही यूक्रेन का खार्किव प्रांत 7000 से ज्यादा वजनी जो विनाशक बम है इसके प्रहार से थर्रा उठा। ऐसा जलजला आया जिसे देखकर हर कोई सहम गया, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में पुतिन ने पहली बार वैक्यूम बम, जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया। आखिर इस हमले का इसके बाद कैसा था बारूदी मंजर, आप देखिए इस रिपोर्ट की। एक विनाशक ब्लास्ट और इसके बाद बारूद से सना धुआं आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। जोरदार धमाके के साथ ही दर्जनों इमारतें जमींदोज हो गईं। कई किलोमीटर दूर तक शॉक वेव फैलती दिखाई दी और देखते ही देखते यूक्रेनी सरजमी का एक इलाका तहस नहस हो गया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जिस पिन पॉइंट लोकेशन पर यह विध्वंसक ब्लास्ट हुआ, वहां दूर दूर तक भूकंप के झटके तक महसूस किए गए। कई किलोमीटर दूर रिहायशी इलाकों में खिड़की और दरवाजों के शीशे तक दरक गए। ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव प्रांत की हैं, जिसके वोवचांस्क शहर पर रूस ने अब तक का सबसे भीषण प्रहार किया, वो भी वैक्यूम बम के जरिए, जिसे दुनिया फोब यानी फादर ऑफ ऑल बॉम्ब के नाम से जानती है। दुनिया के युद्ध इतिहास में पहली बार रूस ने यूक्रेन के खिलाफ फोब यानी फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा धरती फाड़ बम है जिसके एक प्रहार से ही 3 किलोमीटर का इलाका थर्रा गया, धरती कांप उठी। कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ तबाही और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, क्योंकि ये एक वैक्यूम बम है। अब आपको बताते हैं कि पुतिन के इस विनाशकारी हथियार को फादर ऑफ ऑल एटम बॉम्ब क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दें कि वैक्यूम बम करीब 7100 किलो वजनी होता है। इस विनाशक बम की कुल ताकत 44 टन की है। धमाके के साथ 300 मीटर के इलाके में तबाही मचाता है। इसे एटमी बम वर्षकों के जरिए दागा जा सकता है। अब तक रूस यूक्रेन जंग में गोला बारूद के साथ साथ क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल होता था।
मगर पहली बार पुतिन ने ओडैम 9000 वैक्यूम बम जैसे विध्वंसक का इस्तेमाल किया। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही खार्किव में यह बम फटा, 3 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह हो गया। इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे, यहां तक कि जानवर और पक्षी भी मारे गए। गौर करने वाली बात यह है कि वैक्यूम बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। कोई भी मुल्क जंग में अपने दुश्मन के खिलाफ वैक्यूम थर्मोबैरिक जैसे विनाशक बमों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मगर पुतिन ने यूक्रेन की सिलिकॉन वैली यानी खार्किव को दहलाया, बेहिचक फोब का इस्तेमाल किया। दरअसल इस बम के इस्तेमाल के साथ ही आशंका जताई जा रही है कि ये रूस यूक्रेन युद्ध की फाइनल स्टेज है, जिसका मतलब ये कि अब किसी भी वक्त यूक्रेनी सरजमी पर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है। किसी भी वक्त यूक्रेन का कोना कोना एटमी विनाशकों के इस्तेमाल से ध्वस्त हो सकता है। मतलब ये कि आज का हमला तो यूक्रेन समेत तमाम पश्चिमी देशों के लिए ट्रेलर है, सीधी वार्निंग है। वो ये कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल तो खार्किव में हो चुका, मगर यूक्रेन की राजधानी कीव फोब के साथ साथ एटमी विनाशकों से भी तहस नहस हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।